वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहद ही खूबसूरत से ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास 12th क्लास इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 ओड टू ऑटम पर डेडिकेट की जा रही है। ओड टू ऑटम जिसे कंपोज किया था जॉन कीट्स ने, जिन्हें कि हम रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं। और ये जो पोयम है ओड टू ऑटम, ये बहुत ही असाधारण, बहुत ही रिमार्केबल पोयम है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई। तो आज की ये क्लास ओड टू ऑटम को समर्पित है। आज की इस क्लास में जो कंटेंट्स हैं उसे हमने 4 भागों में बांटा है। 4 चीज़ों पे हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में हम जानेंगे कि ओड क्या होता है, ऑटम क्या है, ओड टू ऑटम और जॉन कीट्स के बीच का क्या रिलेशन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर सेकेंड कंटेंट में हम सब पढ़ेंगे ऑथर्स इंट्रो के बारे में। जॉन कीट्स कौन थे, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई, और भी तमाम तरह की बातें जो एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हमारी हेल्प कर सकती हैं। उन सारे कंसेप्ट को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इस एक ही वीडियो क्लास में। थर्ड में हम जानेंगे इस चैप्टर के थीम के बारे में। किस थीम पर इस पोयम को लिखा था जॉन कीट्स ने, क्या उनके दिमाग में चल रहा था जिसे उन्होंने प्रेरित किया कि वो इस कविता को लिखें। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। एक एक लाइन को डिटेल में हम सब समझने की कोशिश करेंगे, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे, एक एक लाइन को पकड़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। सबसे पहले हम सभी चैप्टर इंट्रो की बात करने जा रहे हैं कि किस तरह का पोयम है और किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनके आधार पर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन ग्रुप आपसे पूछ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ओड टू ऑटम, ये एक ओड है। अब पोयम की बहुत तरह की कैटेगरी होती है, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो एक मेटाफिजिकल पोयम था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि आपका सेकेंड चैप्टर था वो एक लिरिक था। ऐसे ही सभी पोयम की कैटेगरीज होती हैं। तो ओड टू ऑटम दरअसल एक ओड है। अब ओड का क्या मतलब होता है? तो एन ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा। ओड क्या होता है? तो एक तरह का लिरिकल कहने का मतलब हुआ जिसे गाया जा सके। स्टेंजा पंक्तियां होती हैं, ग्रुप ऑफ लाइंस। तो ओड क्या है? लिरिकल स्टेंजा है, ऐसा पोयम जिसे धुन में गाया जा सकता हो, जिसे सुर दिया जा सकता हो। इट इज एन एलाबोरेटली स्ट्रक्चर्ड पोयम। ये किस तरह का पोयम है? तो ये एलाबोरेट करता है, यानी विस्तृत करता है, अलंकृत करता है, यानी बनावट इसकी अलंकार से होती है, यानी अलंकृत रचना वाली कविता होती है ये, जिसमें उपमा, उपमेय और उपमान, सिमल और मेटाफोर, हाइपरबोल, पर्सनिफिकेशन जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया होता है। तो ओड एक लिरिकल स्टेंजा है जिसे गाया जा सकता है। यह एक अलंकृत रचना वाली कविता है। प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग। और इस पोयम में क्या होता है? तो ये पोयम प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, ग्लोरीफाइंग करता है, मतलब कि महिमा मंडन करता है, किसी का वर्णन करता है।
एन इवेंट किसी घटना का, और इंडिविजुअल या किसी पार्टिकुलर पर्सन का। तो ओड एक लिरिकल स्टेंजा है। यह अलंकृत रचना वाली कविता होती है जिसमें किसी इवेंट, किसी घटना या फिर किसी व्यक्ति को प्रशंसा किया जाता है, उसका महिमा मंडन किया जाता है। डिस्क्राइबिंग नेचर, और ये क्या करता है तो प्रकृति का वर्णन करता है। इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से, एज वेल एज साथ ही साथ इमोशनली, भावनात्मक रूप से। बौद्धिक रूप से या भावनात्मक रूप से प्रकृति का वर्णन करते हुए किसी घटना या किसी व्यक्ति की प्रशंसा में जो कविता लिखी जाती है उसे हम ओड कहते हैं। ये ओड है। ये आपने समझा कि ओड क्या होता है। अब देखते हैं ओड टू ऑटम इस पोयम में क्या है। तो ओड टू ऑटम स्केचेस, ये चित्रण करता है द डिटेल कैरेक्टर ऑफ ऑटम। ऑटम के विस्तृत चरित्र का वर्णन इस पोयम में किया गया है। ऑटम यानी पतझड़, यानी पतझड़ की प्रशंसा में लिखी गई गीत। पतझड़ के प्रशंसा में लिखे जाने वाला लिरिकल स्टेंजा है ओड टू ऑटम। इट इज द 6th ओड ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने अपने जीवन में 6 ओड लिखे थे, और वो कौन कौन से ओड्स थे मैं आपको बाद में अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। तो ओड टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया अंतिम ओड था, रिटन इन सितंबर 1819, जिसे सितंबर 1819 में लिखा गया, पब्लिश्ड इन 1820, और 1820 में इसका प्रकाशन किया गया था। यानी ये पोयम 1819 में लिखी गई थी, लेकिन इसे 1820 में प्रकाशित किया गया था। ओड टू ऑटम कंटेन्स 3 स्टेंजास। ओड टू ऑटम में 3 स्टेंजा हैं। इच हैज 11 लाइन्स, और हर स्टेंजा में 11 पंक्तियां हैं, 11 लाइन्स हैं। इस तरह से इस पोयम में 33 लाइन्स हैं जिसमें ऑटम का वर्णन किया गया है, पतझड़ का वर्णन किया गया है। लेकिन एक बात याद रहे कि ये जो ऑटम है वो इंग्लैंड के ऋतु के आधार पर है। भारत में जब ऑटम आता है तो पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन इंग्लैंड के मौसम का यहाँ वर्णन है। ये थोड़ा सा भारतीय परिवेश से अलग है। इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको आश्चर्य करेंगी, आपको डाउट हो जाएगा कि हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता। तो भाई साहब, ये इंग्लैंड के ऑटम की बात कही जा रही है, और वहाँ जब ऑटम आता है तो वो घटनाएं बिल्कुल उल्टी होती हैं जैसे भारत में होता है। अब हम जानेंगे सेकेंड कंटेंट में ऑथर्स के बारे में, लेखक के बारे में। तो आइए जॉन कीट्स के बारे में कुछ बेहतरीन कंसेप्ट लेते हैं। जॉन कीट्स, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो इनकी सारी तस्वीरें बहुत ही पुरानी हैं। जॉन कीट्स, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ, जन्म इनका 1795 में हुआ था, मूरगेट लंदन में। लंदन में एक जगह है मूरगेट, वहीं उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 23 फरवरी 1821 रोम में, जो कि इटली में है। तो 1821 में इनकी मृत्यु हो गई। 25 वर्षों का जीवन मात्र इन्होंने जिया था, लेकिन 25 वर्षों के छोटी सी आयु में ही इन्होंने अपने आप को एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्थापित किया। इनकी कीर्ति, इनका व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण,
बहुत ही रिमार्केबल रहा है इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में। जॉन कीट्स के फादर का नाम था थॉमस कीट्स और इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स। दोनों की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई। जॉन कीट्स तो बहुत छोटे थे तभी हो गई, और जिंदगी में तकलीफें, समस्या कितने रूप की होती हैं और कैसे इंसान उनसे लड़ता है, उन तकलीफों को कैसे महसूस करता है, ये जॉन कीट्स की सभी कविताओं में देखने को मिलती है प्रायः। He is called the romantic poet of English literature। इंग्लिश साहित्य का रोमांटिक कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। और भी कुछ चीजें हैं, आइए जानते हैं। तो जॉन कीट्स के प्राइमरी हिस्ट्री को जाने। एट द एज ऑफ 8, जब जॉन कीट्स की उम्र मात्र 8 साल की थी, हिज फादर वॉज डेड, उनके पिता की मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर, फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स। तो 8 साल की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। एंड व्हेन कीट्स वॉज 14, और जब इनकी उम्र 14 साल की हुई, हिज मदर डेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो इनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस के कारण। टीबी एक बीमारी है, टीबी जिसे हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, उस बीमारी से इनकी माँ की मृत्यु हो गई। जॉन कीट्स की भी मृत्यु टीबी रोग से ही हुआ था। देन और तब हिज लाइफ बिकम वेरी पेनफुल, उनकी जिंदगी तकलीफों से भर गई। एंड फार फ्रॉम प्लीजर्स, और खुशियों से काफ़ी दूर हो गई। उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट, समस्याएं ही समस्याएं आईं, क्योंकि 8 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया और 14 साल की उम्र में माँ का, तो जिंदगी तकलीफों से भर गई। अल्दो ही डेड एट द एज ऑफ 25, उनकी मृत्यु 25 वर्ष की उम्र में ही हो गई ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, टीबी रोग के कारण, क्षय रोग के कारण। फिर भी कीट्स हैड परहैप्स द मोस्ट रिमार्केबल करियर ऑफ एनी इंग्लिश पोएट। 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, फिर भी कीट्स के पास, जॉन कीट्स के पास असाधारण करियर था, असाधारण प्रतिभा थी इनके अंदर। दूसरे इंग्लिश पोएट की तरह ये भी कम उम्र में, हालांकि इनकी मृत्यु हो गई, फिर भी इन्होंने अपना व्यक्तित्व स्थापित कर लिया, खुद को रोमांटिक पोएट के रूप में इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। ही पब्लिश्ड ओनली 54 पोएम्स, केवल 54 कविताएं इनकी प्रकाशित हुई थी। इन 3 स्लिम्स वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम में पतली पतली 3 किताबें आई थी। मात्र 54 कविताएं इन्होंने लिखी और कुछ मैगजीन्स में इनकी कविताएं छपी थी, कुछ पत्रिकाओं में। तो जॉन कीट्स ने अपने पूरे जीवन में मात्र 54 कविताएं लिखी थी, जो कुछ वॉल्यूम्स में और कुछ मैगजीन्स में छपी। 25 साल की जिंदगी इन्होंने जी थी। 8 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई और 14 साल की उम्र में इनकी माँ मर गई। जब ये 14 साल के थे तभी। जॉन कीट्स ने 6 ओड लिखे थे, मैंने आपको शुरू में बताया था, और वो 6 ओड्स निम्नलिखित हैं। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंचोली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइकी और ओड टू ऑटम। ये 6 ओड जॉन कीट्स ने अपने पूरे लाइफ में लिखे। अब हमारा अगला यूनिट है जिसे हमें पढ़ना है थीम ऑफ द पोएम, कि ये कविता किस आधार पर बनी हुई है। आइए जानते हैं थीम इस पोएम का। तो ओड टू ऑटम इज द 6th
ओड ऑफ जॉन कीट्स। ओड टू ऑटम जॉन कीट्स का छठा ओड है। इन इट, इसमें कीट्स डिस्क्राइब्स, जॉन कीट्स वर्णन करते हैं द ब्यूटी, सुंदरता का, एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, और ऑटम की विशिष्टता का, ऑटम के लक्षण का, इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, कई प्रकार के तस्वीरों के, यादगार तस्वीरों के माध्यम से, एक्सहिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, वर्णन करते हुए, दर्शाते हुए प्रकृति की सुंदरता के सिद्धांत का, प्राकृतिक सुंदरता के सिद्धांत का वर्णन करते हुए अनेक विलक्षण तस्वीरों के माध्यम से जॉन कीट्स ऑटम का वर्णन इस चैप्टर में करते हैं। पतझड़ के बारे में इस कविता में वो बताते हैं। आगे की सीरीज में हमें लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करना है। 3 स्टेंजा इस पोयम के हैं और मैं एक एक स्टेंजा को बांटकर आपको पढ़ा देता हूँ। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो आप अपनी फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। चलिए, ये फर्स्ट स्टेंजा है और इसकी पहली लाइन से मिलते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मिस्ट मीन्स होता है कोहरा, यानी सीजन ऑफ मिस्ट। ऑटम क्या है? तो कोहरे का मौसम है। ऑटम सीजन ऑफ मिस्ट, कोहरे का मौसम है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और पके हुए फलों का मौसम है। चारों तरफ फल ही फल होते हैं, फल पके होते हैं। ये इंग्लैंड की बात हो रही है। तो ऑटम कोहरे का मौसम है, पके हुए फलों का मौसम है। क्लोज बॉजम फ्रेंड। क्लोज बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। ये बेस्ट फ्रेंड है ऑफ द मैच्योरिंग, बढ़ते हुए, परिपक्व होते हुए सन, सूरज का। ये परिपक्व होते हुए सूरज का जिगरी दोस्त है। परिपक्व होते हुए सूरज का मतलब ये है कि ऑटम के समय इंग्लैंड में प्रकाश की किरणें थोड़ी ज़्यादा पड़ती हैं, उनमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सीजन ऑफ मिस्ट, ऑटम कोहरे का मौसम है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और पके हुए फलों का मौसम है। क्लोज बॉजम फ्रेंड, ये जिगरी दोस्त है ऑफ द मैच्योरिंग सन, परिपक्व हो रहे सूरज का। कॉन्स्पायरिंग विद हिम, और ऑटम क्या कर रहा है? तो षड्यंत्र कर रहा है उसके साथ, यानी सूरज के साथ ऑटम षड्यंत्र कर रहा है, साजिश कर रहा है कि हाउ टू लोड, कैसे लाद दे, एंड ब्लेस, और कैसे भर दे, विद फ्रूट, फल से, द वाइन्स, लताओं को। यानी ऑटम और सूरज के बीच का एक षड्यंत्र है कि क्या किया जाए कि जितनी भी लताएं हैं सभी फलों से लद जाएं, फलों से भर जाएं। इसका मतलब ये है कि जॉन कीट्स ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि ऑटम के समय में इंग्लैंड में लताएं फलों से लद जाती हैं, बहुत सारे फल उनके ऊपर आ जाते हैं। और भी तमाम तरह के षड्यंत्र हैं, एक एक करके पढ़ेंगे हम। यानी कंस्पायरिंग विद हिम, वो षड्यंत्र कर रहे हैं ऑटम और सूरज की। हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे लाद दें, कैसे भर दें फलों से लताओं को। दैट राउंड, जो चारों तरफ, द थैच ईव्स, छप्परों पर, छज्जों पर, रन, पसरी हुई हैं, फैली हुई हैं। वे लताएं जो छप्परों पर, छतों पर, छानियों पर, झोपड़ी के ऊपर पसरी हुई हैं, उन लताओं को कैसे फलों से
लाद दें। ये षड्यंत्र है ऑटम और सन का। दूसरा षड्यंत्र भी है। अब सब में हम हाउ टू ऐड करते रहेंगे तो लाइनें बनती जाएंगी। फिर षड्यंत्र करते हैं ऑटम और सन कि हाउ टू बेंड विद एप्पल्स, कैसे बेंड कर दें, कैसे झुका दें विद एप्पल्स, सेबों से, द मॉस्ड कॉटेज, काई से आच्छादित, काई से ढके हुए कॉटेज ट्री, पेड़ों को, काई से ढके हुए पेड़ों को जिनके टहनियों में सेब के फल लगते हैं। तो कह रहे हैं कि काई से ढके हुए उन पेड़ों को कैसे इतना सेब दे दे कि उनकी डालियां झुक जाएं, कैसे झुका दे सेबों से काई से ढके हुए पेड़ों को। एंड फील, और भर दे, ऑल फ्रूट्स, सभी फलों को, विद रिपनेस, मिठास से, टू द कोर, कोने कोने तक। षड्यंत्र करते हैं सूरज और ऑटम कि कैसे सभी फलों के कोने कोने तक रसों से उन्हें भर दे। यानी जब ऑटम आता है तो जितनी भी लताएं होती हैं वो फलों से लग जाती हैं। काई से ढके हुए जितने भी पेड़ होते हैं उनमें इतने सेब आ जाते हैं कि उनकी टहनियाँ झुक जाती हैं। और जितने भी फल होते हैं कोने कोने तक उनमें रिपनेस, मिठास, वो पक चुके होते हैं, उनमें रस भर जाता है। आगे पोएट लिखता है कि फिर इनका षड्यंत्र है कि हाउ टू स्वेल द गॉड, कैसे कद्दू को फुला दे। एंड प्लम्प द हैजल सेल, और जो हैजल सेल है, जो अखरोट है, उसके अंदर जो गिरी होती है उसे कैसे बड़ा कर दें। विथ अ स्वीट कर्नल, मीठे गिरी के साथ। गिरी मतलब अखरोट को फोड़ने पर वो जो फल उसका निकलता है जो हम खाते हैं उसी को कर्नल कहते हैं, उसी को गिरी कहते हैं हिंदी में। तो षड्यंत्र होता है ऑटम और सूरज का कि कैसे कद्दू को फुलाकर बड़ा कर दें, और जो हैजल सेल्स हैं, जो अखरोट हैं, उनको कैसे बड़ा कर दिया जाए और उनके अंदर जो गिरी है उसे कैसे मीठा कर दिया जाए। और आगे षड्यंत्र होता है इनका कि कैसे बड़ी कराई जाए, कलियां खिलाई जाए अधिक से अधिक, ताकि ये आगे चलकर बहुत सारा फूल बनाए मधुमक्खियों के लिए, मधुमक्खियों के लिए बहुत सारा फूल खिल जाए। Until they think warm days will never cease, ताकि मधुमक्खियां ये सोचें कि गर्मी के दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे, गर्म दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे। ऐसा मधुमक्खियां क्यों सोचेंगी कि गर्म के दिन खत्म नहीं होंगे? क्योंकि समर हैज ओवरब्रिम्ड, गर्मी ने ओवरब्रिम्ड कर दिया है, लबालब भर दिया है, पूरी तरह से भर दिया है। देयर क्लैमी, उनके चिपचिपे सेल को, यानी छत्ताओं को, मधुमक्खियों के छत्ताओं को गर्मी ने इतने अधिक फूल दे दिए कि मधुमक्खियां उनका रस निकाल कर इतना शहद इकट्ठा कर चुकी हैं कि उनके जो सेल हैं, उनके जो छत्ते हैं वो ओवरब्रिम्ड हो गए हैं, पूरी तरह से भर चुके हैं। अब उनमें और शहद भरने की गुंजाइश नहीं है। ये ऑटम और सन के बीच का षड्यंत्र है। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ इसे कि ऑटम जो है वो सीजन ऑफ मिस्ट, कोहरे का मौसम है। मेलो फ्रूटफुलनेस, पके हुए फलों का मौसम है। और ये क्लोज बॉजम फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है परिपक्व हो रहे सूरज का। और सूरज और ऑटम ये षड्यंत्र करते हैं कि कैसे लाद दिया जाए, कैसे भर दिया जाए फलों से उन लताओं को जो छप्परों पर, छज्जों पर पसरी हुई हैं। कैसे सेबों से झुका दिया जाए काई से ढके हुए पेड़ों को, और कैसे सभी फलों के कोने कोने तक रसों से उन्हें भर दिया जाए।
कैसे कद्दू को बड़ा कर दिया जाए और कैसे अखरोट के अंदर जो मीठी गिरी है उसे बड़ा कर दिया जाए। क्या किया जाए कि अधिक से अधिक कलियां खिलें, ताकि ये कलियां बाद में अधिक से अधिक फूल लाएं मधुमक्खियों के लिए। और जब मधुमक्खियों का छत्ता, जब मधुमक्खियों का चिपचिपा छत्ता ओवरब्रिम्ड हो जाए, पूरी तरह से भर जाए, तो ये सोच में पड़ जाए कि गर्मी के दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे, उन्हें आनंद की अनुभूति हो। ये पहले स्टेंजा में जॉन कीट्स ने ऑटम की प्रशंसा करते हुए लिखा है। बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा में। तो सेकेंड स्टेंजा में कवि ऑटम को एक स्त्री जैसा बताता है और तीनों स्टेंजा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी आपने पहले स्टेंजा में जो पढ़ा, अब सेकेंड स्टेंजा उससे बिल्कुल अलग है। आइए सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं, जहाँ कवि खेत खलिहान की चर्चा करता है। कवि कह रहा है हु हैथ, यहाँ हैथ का मतलब हुआ आज के समय में हैज। आज जो हैज है, पहले ये हैथ होता था। हु हैथ नॉट सीन, किसने नहीं देखा है। दी, दी मतलब तुम्हें, पहले का दी और आज के समय का यू। किसने नहीं देखा है तुम्हें। ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफ्टेन, अक्सर। एमिड यानी में, दाई तुम्हें, स्टोर गोदामों में। किसने अक्सर तुम्हें गोदामों में नहीं देखा, यानी गोदामों में अक्सर तुम्हें किसने नहीं देखा। यानी कवि ये बताना चाहता है कि जब गोदामों में अनाज भरा जाने लगे तो समझिए ऑटम आ चुका है। ये उसकी अराइवल की, उसके आगमन का ये पहचान है कि जब ऑटम आता है इंग्लैंड में तो फसलों की कटाई वगैरह शुरू हो जाती है और गोदाम भरने लगते हैं। तो हु हैथ नॉट सीन, किसने नहीं देखा है तुम्हें, अक्सर तुम्हारे गोदामों में। समटाइम्स, कभी कभी, हुएवर कोई भी, सीक्स अगर खोजे, एब्रॉड बाहर, में फाइंड तो वो तुम्हें पा सकता है, सिटिंग बैठे हुए, केयरलेस बेफिक्र होकर, ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर खलिहान की जमीन पर। यानी कभी कभी कोई भी अगर तुम्हें खोजना चाहे तो वो तुम्हें बेफिक्र बैठा हुआ पा सकता है खलिहान की जमीन पर। दाई हेयर, तुम्हारे बाल। अब यहाँ फसलों को जो काट के खलिहान में रखे गए हैं उनको ऑटम के बराबर बताया जा रहा है। दाई हेयर, तुम्हारे बाल। सॉफ्ट लिफ्टेड, हल्के हल्के उठाए गए हैं। बाय द विनोइंग वाइंड, अनाज ओसाने वाली हवा से। विनोइंग का मतलब होता है अनाज ओसाना। आप जानते हैं हमारे यहाँ जब धान की फसलों पर दौरी करके ट्रैक्टर चला दिया जाता है और तब एक पंखी चलाई जाती है और उसके सामने उस फसल को गिराया जाता है, तो हवा क्या करती है, वो डस्ट को, भूसे को अलग कर देती है और धान भारी वजन की वजह से नीचे गिर जाता है। ओसौनी कहते हैं बिहार में इसे। तो ओसौनी वाली हवा से तुम्हारे बाल धीरे धीरे ऊपर उठाए गए हैं। यानी खलिहानों में बोझा बांध बांध कर जो फसलों को रखा गया है वो उड़ रहे हैं थोड़े थोड़े। और या फिर ऑन हाफ रिप्ड फॉरो, रिप मतलब होता है फसलों की कटाई करना और फॉरो मतलब होता है क्यारी, या फिर आधी कटी हुई क्यारियों पर साउंड एजलिप, मजे से सोते हुए तुम्हें कोई देख सकता है। ड्रॉज्ड यानी नशे में आकर, विथ द फ्यूम खुशबू से, ऑफ कॉपीज अफीम की, अफीम की खुशबू से नशे में आकर तुम्हें आधी कटी हुई क्यारियों के बीच में
सोया पाया जा सकता है। यानी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कवि कि अफीम भी महकने लगता है ऑटम के सीजन में। वाइल दाई हुक, जबकि तुम्हारा हसुआ, स्पेयर्स छोड़ता है, द नेक्स्ट स्वेथ, अगली क्यारी को, एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, और इसके सभी हिलते डुलते फूलों को। यानी सब खेती की बातें हो रही हैं कि ऑटम आता है तो खलिहान पर एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, अनाज ओसाया जाने लगता है, क्यारियां काटे जाने लगती हैं, पॉपी अपनी खुशबू बिखेरने लगता है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, लाइक अ ग्लीनर, ग्लीनर किसे कहते हैं? तो फसलों को काटने के बाद जब वहाँ से उठा के घर ले चला गया होता है तो कुछ लोग आते हैं और खेत में बची हुई फसलों को इकट्ठा करते हैं, उन्हीं को ग्लीनर कहा जाता है, फसल चुनने वाले लोग। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, लाइक अ ग्लीनर, फसल एकत्रित करने वालों के जैसे, Thou dost keep steady the leaden head, तुम अपने सर को बिल्कुल स्टीडी यानी बिल्कुल निरंतर रख पाती हो लदा हुआ, और सर पे उन फसलों को लाद कर एक्रॉस अ ब्रूक, तुम जो गड्ढे बने होते हैं जिनसे पानी जाता है खेत में, पॉइन जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, उन्हें तुम पार कर जाती है। जो पतली पतली पॉइन बनाई गई होती है काट कर, जिनसे पटवन किया जाता है खेतों में, उन्हें कवि कह रहा है कि फसल कट जाने के बाद ऑटम में क्या होता है, तो फसल चुनने वाले लोग फसलों को इकट्ठा करते हैं और अपने सर के ऊपर उसे लाद कर उन पॉइन को पार कर जाते हैं। और क्या होता है ऑटम में, तो और बाई अ साइडर प्रेस, साइडर प्रेस एक मशीन होती है जिसमें सेब से जूस निकाला जाता है, सेब को पेर कर उससे जूस निकालने की मशीन को साइडर प्रेस कहते हैं। कभी कभी साइडर प्रेस के द्वारा विद पेशेंस लुक, धैर्य पूर्वक, दाउ वाचेस्ट, तुम देखती रहती हो, द लास्ट ऊजिंग, अंतिम बूंद को, आवर्स बाई आवर्स, घंटों घंटों तक। यानी जब ऑटम का समय आता है तो सेबों से जूस निकालने का काम होता है, बूंद बूंद उनसे निचोड़ा जाता है, सेब से जूस निकाला जाता है। तो सेकेंड स्टेंजा में कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि ऑटम का जब समय आता है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, खेती बाड़ी का काम शुरू हो जाता है। पहले लाइन में बताया कि गोदाम भरे जाने लगते हैं, दूसरे लाइन में बताया कि तुम्हें यानी ऑटम को देखा जा सकता है कहाँ पर, तो खलिहानों की जमीन पर, यानी खलिहान में एक्टिविटीज होने लगती है, अनाज को ओसाया जाने लगता है और क्यारियों को काटा जाने लगता है। उसमें पॉपीज की खुशबू को, अफीम की खुशबू को आप महसूस कर सकते हैं। और तो ऑटम के समय में कुछ लोग निकलते हैं जिन खेतों में सारी फसलें काट कर ले जा चुकी गई होती हैं, उनमें से गिरी हुई फसलों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें ढोकर ले जाते हैं। ऑटम के समय में ही एप्पल्स से जूस निकाला जाता है साइडर प्रेस के द्वारा। ये सेकेंड स्टेंजा में बताया था कवि ने। थर्ड स्टेंजा में आते हैं और इसमें है कि कवि कहता है कि हर चीज की इस धरती पर इंपॉर्टेंस है, कोई भी चीज ईश्वर ने बेमतलब की नहीं बनाई है, हर चीज का एक मकसद है, एक कारण है। कवि कहता है कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कहाँ हैं स्प्रिंग के गीत, बसंत ऋतु के गीत। ए वेयर आर दे, ए वे कहाँ हैं, थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। ए ऑटम, तुम स्प्रिंग के गीतों के बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट, हैस्ट मतलब हैज, तुम्हारे पास भी है। दाई म्यूजिक,
तुम्हारा संगीत, टू भी, तुम्हारे पास भी तुम्हारा संगीत है। यानी स्प्रिंग के गीतों के बारे में मत सोचो, ऑटम के पास भी अपने गीत हैं। वाइल, जब बैरेड क्लाउड्स यानी अस्तरित बादल, ऊपर छाए हुए बादल, ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, यानी प्रदीप्त कर देते हैं, रोशन कर देते हैं ढलते हुए दिन को। यानी जब दिन ढल रहा होता है, जब रात आ रही होती है, तो आकाश में जो अस्तरित बादल हैं उनके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो आप देखते भी हैं कि शाम के समय में सूरज की नारंगी किरणें, सुनहरी किरणें बादलों को भी रंग बिरंगा कर देती हैं, जो बहुत खूबसूरत लगता है। तो अस्तरित बादल रोशन कर देता है ढलते हुए दिन को। एंड टच, और छूता है, द स्टबल प्लेन्स, खूंटीदार खेतों को। फसलें काट ली गई होती हैं, तो जो वो हिस्सा जो खेतों में जड़ जो बचे होते हैं उनको छूता है, सूरज की किरणें छूती हैं उनको, विथ रोजी ह्यू, गुलाबी रंग की किरणों से। देन, और तब उस समय, इन अ वेलफुल चॉय, उस समय शोकपूर्ण आवाज में, द स्मॉल ग्नेट्स मॉल, छोटे छोटे जो पिस्सू हैं, छोटे छोटे जो कीड़े हैं पिस्सू, वो मौर्न करते हैं, वो शोक मनाते हैं, चर टर की आवाज निकालते हैं। एमोंग द रिवर्स, और नदियों में, सैलोज बर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज अ लाइट वाइन लिट्स और डाइज, और नदियों में, नदियों के किनारों पर लहरें ऊपर और नीचे आती जाती रहती है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, और पूरी तरह से जो बढ़ चुके होते हैं मेमने, बकरियां, लाउड्स, वो आवाज निकालती हैं, वो चिल्लाती हैं। ब्लेड फ्रॉम द हिली बॉर्न, कहाँ से? तो पहाड़ियों से, घाटियों की ऊंचाई पर जाकर पूर्ण रूप से बढ़ चुके जो मेमने हैं वो चिल्लाते हैं, वो आवाज निकालते हैं। हेड क्रिकेट सिंग्स, झिंगुर भी गीत गाते हैं। एंड नाउ, और अब, विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विस्टल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, और उस समय मीठे और ऊंची आवाज में रेड ब्रेस्ट यानी कि रॉबिन पक्षी, जो इंग्लैंड की राष्ट्रीय पक्षी है, वो सीटी बजाती है बगीचे के किसी कोने में। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्वीटर इन द स्काईज, और भी बहुत सारी पक्षियां क्या होती हैं, खुद ब खुद ट्वीटर करने लगती हैं, करलव करने लगती हैं, गाने लगती हैं आकाश में। तो ये गीत भी बहुत सुहावना हो जाता है। यानी कवि कहता है कि स्प्रिंग पर मत जाइए, ऑटम के भी गीत हैं। ऑटम में तो जब दिन ढल रहा होता है तो बादल भी खिल जाते हैं और उनकी रोशनी नीचे खूंटीदार खेतों पर गुलाबी किरणों के साथ पड़ती है। तब शोकपूर्ण आवाज से छोटे छोटे जो पिस्सू हैं वो गाने लगते हैं। नदियों की लहरें ऊपर नीचे उठती दिखाई पड़ती हैं और जो पूर्ण रूप से बढ़े हुए जो मेमने हैं वो भी लाउड ब्लेड करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, मिमियाते हैं पहाड़ियों से, और झिंगुर भी गीत गाते हैं। और अब तो मीठे और ऊंचे स्वर में बगीचे के किसी कोने से बैठकर रॉबिन पक्षी भी सीटी बजाती है और उसके बाद पक्षियां इकट्ठा होकर करलव करती हैं, चहचहाती हैं आकाश में। ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर में इसी तरीके से कवि ने अपनी बातें रखी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपका बीके सिंह
आपकी पढ़ाई के लिए समर्पित। आगे भी क्लासेज आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।